हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 11th का चैप्टर 2 स्वतंत्रता। इसमें हम स्वतंत्रता के बारे में समझेंगे, स्वतंत्रता क्या होती है, उस किस 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 मतलब तत्व को हम कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमें मतलब किस किस बात का फ्रीडम है तो हम उसे कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सही मायने में स्वतंत्रता क्या होती है समझने की हम कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है स्वतंत्रता का, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया है, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया है। जैसे कि अगर माना जाए कि जैसे भारत को गुलाम बना दिया गया था अंग्रेज उस टाइम जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, तो धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। और उसके पहले भी जैसे बहुत से राजा थे जो ज़्यादा शक्तिशाली था तो वो गुलाम बना लेता था उनसे जो कम शक्तिशाली होते थे। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। कह रहे तो ऐसी कहानियाँ घटी हैं इतिहास में, उनके बारे एक अच्छा उदाहरण भी हमें देता है, प्रेरणादायक भी प्रेरणा उनसे मिलती है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रह रहे हैं। तो मतलब कहना चाहता क्वेश्चन ये है कि आखिर स्वतंत्रता है क्या जिसके लिए सब इतना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और अपना जीवन भी दान दे देते हैं। मतलब जीवन भी देने के लिए मतलब मर जाते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। जैसे आज़ादी के लिए हमारे देश के कितने लोग शहीद हुए थे। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षाओं को दिखाता है कि वह अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे हैं। न केवल व्यक्ति वर्ण समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। स्वतंत्रता अगर देखा जाए तो जैसे कि हम अब जब कहीं हम रह रहे हैं तो अपनी भाषा बोल सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। हमारे संस्कृति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो सही मायने में उन्हें हम स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे कि अगर हम अब भारत क्या है, बहुत सी वो है त्यौहार मनाए जाते हैं। अब कई भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, कई त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सबके लिए स्वतंत्रता है, तभी तो सब अपनी अपनी भाषा बोल सकते हैं और अपने त्यौहार मना सकते हैं। कहीं पे भी पर्टिकुलर जगह रख के वो अपना अपने तरीके से अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। लोगों के विविध विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। अब जैसे किसी समाज को उनको खुद की जो कुछ आकांक्षाएं होती हैं उनकी, उसके अनुसार उन्हें कुछ आज़ादी चाहिए होती है जिससे वो अपना सामाजिक जीवन अच्छे से जी पा सकते हैं। कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें सुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं जिसमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है कि जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट कर सके। जो सामाजिक रूप से देखा जाए कि जैसे कोई लिमिटेशन है उसके और जो प्रतिबंध है उसके बीच में जो तुम्हारी जो अंतर बताए, जैसे किसी चीज़ को तुम्हें रोका जा रहा है और तुम्हारी लिमिट है कि इस सीमा के अंदर तुम इतना कर सकते हो, तो उसके बीच की जो अंतर होता है उसे हम आज़ादी कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं। इस पर भी वाद विवाद हो रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही चर्चाओं पर एक नज़र डालेंगे। जैसे कौन कौन से हैं टॉपिक्स। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत क्या मतलब है। हानि सिद्धांत का क्या मतलब है, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता अगर तुम्हें आज़ादी है
तो आज़ादी इतनी है कि जैसे अगर तुम कहीं बैठे हो 10 लोगों के बीच में और तुम आज़ादी है तो वहाँ डंडा उठा के तुम घुमा नहीं सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि इतनी आज़ादी है कि तुम स्वतंत्र हो, पर ये नहीं कि तुम्हारी स्वतंत्रता से किसी और को नुकसान हो, तो वो स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसकी भी स्वतंत्रता है, फिर आपस में फिर टकराव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स आते अब हम चैप्टर पे। अब तक तो इंट्रोडक्शन ही था, अब स्वतंत्रता होती क्या है वो बताया, अब आदर्श क्या स्वतंत्रता होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का आदर्श। इस सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की के लिए लंबी यात्रा। ये जो नेल्सन मंडेला हैं साउथ अफ्रीका के, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी साल तक संघर्ष किया था और इन्होंने फिर लिखा था आत्मकथा जो इनकी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें लिखा था इन्होंने कि कैसे कैसे इन्हें स्वतंत्रता मिली, कितनी परिश्रम करना पड़ा। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने की मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। जब नेल्सन मंडेला थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में गोरे कालों का रंगभेद चलता था, काले लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जाता था उस टाइम में। जैसे उन्हें कहीं पर्टिकुलर कहीं आना जाना वो भी रास्ता भी बंद कर देते थे जहाँ गोरे लोग रहते थे। उसके बाद इन्हें जैसे शादी करने की भी तो सिर्फ अपने ही उसमें कर सकते थे, बाहर किसी और अदर से नहीं कर सकते थे शादी, तो हर एक चीज़ की इनसे आज़ादी छीनी हुई थी। इसी के लिए नेल्सन मंडेला ने काफ़ी लंबे समय तक क्या संघर्ष किया। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने ज़बरदस्ती लागू किया था। और ये जो नस्ल भेदी अवधारणा थी इसे क्या ज़बरदस्ती लागू किया गया था गोरे कालों का। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। यही उनकी जो बुक जो थी उसमें यही सारे विस्तार दिया हुआ है, जितना मतलब उन्होंने अपना स्ट्रगल किया था पूरी लाइफ का, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने जीता, सारा चीज़ उसको संघर्ष को विस्तार में बताया है उसमें अपने बुक में। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी काले गोरों के लिए नहीं था, लेकिन ये सबके लिए स्वतंत्रता की डिमांड थी। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरी में अंधेरे में बिताई थी। 28 साल उन्होंने जेल में काटा था इसी संघर्ष के लिए। कल्पना कीजिए कि अपने यौन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने और अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब है। कह रहे कि जो उन्हें मतलब पसंदीदा जो भी सारी चीज़ थी वो सारा उन्होंने त्याग दिया था उस समय में सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, काफ़ी समस्या हुई थी। जैसे कोई चीज़ अगर तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है, कोई ज़रूरी चीज़ है जिसको तुम त्याग दो तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम में नेल्सन मंडेला ने आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। जैसा आनंदों को छोड़ देना और जीवन के चाव को। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। अब उन्होंने क्या अपने लोगों की आज़ादी के लिए एक कहते हैं ना कि आंदोलन के तरह से उन्होंने चला रखा था, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा सुख सुविधाएं सब छोड़ दिया। आपने एक आखी कोठरी में बंद रहना चुना है और एक कोठरी में ही वो बंद रहते थे और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा गया।
उन्हें यह भी नहीं पता लगा कि जेल से कब उन्हें निकाला गया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। देखा जाए तो जो 28 साल थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। नेल्सन मंडेला ने 28 साल गुजारे थे जेल में। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आग सान सू की के लिए गांधी जी के हिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। सूकी को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। ये अंडरलाइन कर लेना लाइन। सूकी अपने बच्चों से अलग हैं, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के से जूझ रहे थे तब भी सूकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। वो अपनी आज़ादी को जो है कि अपने देश के लोगों के आज़ादी से जोड़ के देखा करती थी हमेशा। इतना सारा उन्हें त्याग करना पड़ा था, उन्हें पैक कर दिया। अगर दूसरे देश में चले गए तो उस बिना जब तक दूसरे देश की परमिशन नहीं होगी वहाँ से फिर हम किसी को जल्दी ला नहीं सकते। जैसे अपने देश से भी बहुत से लोग गए हैं, जैसे नीरव मोदी वगैरह, ये सब डायमंड किंग अगर गए हैं तो इनको लाने के लिए दूसरे देश से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके उन्हें ला पाएंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट किसी को घर से उठाया और लेके चले आ सकते, तो इसीलिए इन्हें भी नहीं जाने दिया। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, इनकी पुस्तक थी कि डर से मुक्ति। वह कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। यानी जिसको अगर डर में अगर कोई जिएगा तो कोई अच्छे तरीके से नहीं जी सकता, हमेशा उसको डर ही घेरे रहता है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मतलब किसी के विचार से नहीं डरना चाहिए, ना ही सत्ता से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से ही नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। कह रहे कि किसी भी तरीके से हमें डरना नहीं चाहिए। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। कह रहा कि डर पे जब हम विजय पाएंगे तभी जाके हम क्या करेंगे कि एक गरिमापूर्ण, एक खुले विचार से हम जी सकते हैं, एक आज़ादी से हम जी सकते हैं। अब किसी चीज़ का तुम्हें डर हो तो उसके आगे तुम डर के ही जियोगे। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। तो अब आते हैं 2.2 पे, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा तरीके से व्यवहार कर सके तो व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। कह रहे प्रतिबंधों का ना होना खाली ये नहीं मतलब पूरी आज़ादी मिल गई। प्रतिबंधों का ना होना बस खाली इतना है कि स्वतंत्रता उसे है, बस केवल इतने से भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती कि अगर किसी चीज़ की बाउंडेशन हटा दी तो हर एक चीज़ से थोड़ी ना, खाली बाउंडेशन हटा दी है, बट उसके अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे स्वतंत्रता चाहिए होती है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है। असल मायने में, सही मायने में अगर देखा जाए तो आत्मा और अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। तो ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ से।
हाईलाइट कर सकते हो इसको। उसके बाद आता है, इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। ये सारा स्वतंत्रता के ही मतलब परिभाषा, एक तरह से कह सकते हैं अर्थ बताया गया है कि क्या क्या हो सकती है। जैसे बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई ज़्यादा प्रतिबंध ना हो, ऐसी स्थितियों का होना जिनमें कि लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता के जो ये दोनों पहलू हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में सामर्थ बनेगा। विकास में सामर्थ बनेगा मतलब इतना आज़ादी, मतलब इस तरीके से कि ताकि वो अपनी योग्यता निखार पाए, अपने अंदर जो उसके अंदर जो टैलेंट है उसको उभार पाए किसी चीज़ का। उसके ऊपर जैसे लड़कियों के ऊपर पहले के समय में क्या होता था, प्रतिबंध होता था पढ़ने लिखने के लिए, बाहर जाने के लिए। और आजकल के मॉडर्न टाइम में जो है कि लड़कियों को पढ़ाई की भी स्वतंत्रता मिली हुई है, सामाजिक में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो भी मिल सकता है। तो बहुत सी आज़ादी मिली है जिसके कारण बड़े बड़े लेवलों पे, जैसे कि अगर देखा जाए तो कल्पना चावला भी स्पेस तक चली गई। जब आज़ादी मिली तभी जाके वो पढ़ी, और आज अमेरिका से वो भी स्पेस में भी चली गई, नासा से। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके ऊपर जब उन्हें प्रतिबंध हटा, उन्हें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो वो बहुत कुछ अच्छा करके दिखाई। स्वराज, यहाँ बॉक्स में देखेंगे स्वराज दिया हुआ है, तो उसके बारे में देखते क्या दिया। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। कह रहे स्वतंत्रता का मतलब जो उसी के समान अर्थ जो है क्या है, स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी हो सकता है, मतलब खुद का शासन। स्व मतलब खुद हो गया और राज मतलब शासन हो गया। स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है, और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा को प्रेरित किया। तो जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ये अंडरलाइन कर लेना। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई थी। इसे हाईलाइट कर लेना जो इन्होंने नारा दिया था। हिंद स्वराज के शब्द में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। कह रहे स्वराज का मतलब ये नहीं है कि मतलब स्वतंत्रता हो, लेकिन मनुष्य जैसे इंसान ने भेदभाव किया, रंग भेद का भेदभाव, छुआछूत किया उनके साथ, तो इस सब से भी उन्हें आज़ादी दिलाने से होता है स्वराज का मतलब। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षरता को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की योजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कह रहा है कि ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तर पे क्या करता है, उन्हें अवमुक्त कर देंगे। कहना ना होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। जो गांधी ने जो हिंद स्वराज लिखा था उस समय जितनी ज़रूरत थी, आज भी 21वीं सदी में भी उतनी ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है कि जैसे कि हर एक बच्चा क्या है कि अब एजुकेशन का पढ़ने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। और कोई जैसे धार्मिक स्वतंत्रता कई जगह नहीं होती है, कई लोगों को, जैसे लड़कियां, उन्हें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अपने से
कहा जाता है कि हाई लेवल की पढ़ाई करना, तो गार्जियन नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर और देखा जाए तो बच्चों में भी कुछ अंतर रखते हैं, तो वो नहीं चाहिए, समानता चाहिए, स्वतंत्रता उन्हें चाहिए। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी सीमा या प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता, जैसे कोई सी भी लिमिटेशन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसे में हमें तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। जब तक उनको संबंधों को नहीं समझा जाएगा, तब तक ये नहीं समझा जाएगा कि कौन से प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं या नहीं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यहाँ यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते की पड़ताल करने की ज़रूरत है। यह देखना भी जरूरी है कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसके समाज में भी अगर किस किस तरह की उसे आज़ादी मिलती है, किस किस तरह की उसे छूट मिलती है, वो देखा जाता है कि उसको स्वतंत्रता मिली है। कई कई समाज में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जाती, हर एक चीज़ को कभी कभी बैन कर दिया जाता है। जैसे घूमने टहलने की आज़ादी नहीं होती, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं होती है। सबको मतलब कमाने की भी आज़ादी तो होती है, लेकिन महिलाओं को नहीं होती है। किसी किसी समाज में है महिलाएं नहीं बाहर जाके काम कर सकती हैं, कुछ समाज में महिलाएं पूरी तरह से बाहर विदेश जाके पढ़ भी रही हैं और अच्छे से कमा खा भी रही हैं, नौकरियां भी करती हैं। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किस को नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया है कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और सामूहिक तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। तक जो प्रतिबंध है जो इंसान के लिए प्रतिबंध, क्या किसी समाज पे या किसी समूह पे भी लागू किए जा सकते हैं, या कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, किस पे हम बैन लगा सकते हैं, किस चीज़ को हम लागू कर सकते हैं। हम अलग अलग चीज़ें, तो जिस हिसाब से उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी वही देख रहे हैं कि कौन सा हम बैन करें, कौन सा लागू करें, तो इनमें कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। अभी जो स्वतंत्रता है, अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ के अभाव हो सकते हैं, उसमें परिभाषित किया है। स्वतंत्रता होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। कह रहा है कि जो हमें किसी चीज़ की स्वतंत्रता के लिए अगर कोई रोक टोक लगाता है, तो हमें वो चीज़ें सबसे पहले क्या करना है, कम करना है। क्यों? जो चीज़ हमेशा रोक टोक लगा दी, अगर उसको हटा दिया जाए तो कोई काम जैसे हम करने जा रहे हैं तो रोक टोक नहीं होगी। तो रोक टोक करना ही मतलब स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी काम को अगर हम करें तो वो कह देंगे नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। हालांकि यह स्वतंत्रता केवल एक पहलू है स्वतंत्रता का। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है, स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। पहलू होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में सामर्थ हो सके। तो कह रहे कि अगर किसी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि कहता है कि अगर जो स्वतंत्रता है उसका एक पहलू के अलावा अगर दूसरा पहलू है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, व्यक्ति, समूह और समुदाय व राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की
रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। कह रहे इस संदर्भ में क्या होती है, उनकी जो एक दूसरे से तालमेल होता है वो बढ़ जाता है। अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये कह रहा है कि इंसान को जो एक चरित्र होता है उसमें बढ़ावा देती है सुधार में स्वतंत्रता से, मतलब उन्हें आज़ादी मिल गई है तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं, खेल सकते हैं सबके साथ, साइंस टेक्नोलॉजी में भी आगे आ सकते हैं, संगीत में भी आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जब स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिलेगी तो इंसान आगे आ सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिनिधियों के बीच में समर्थ हो। कह रहा कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में वो सामर्थ्य हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। अगली हेडिंग हमारी आती है प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्रभुत्व हो, जैसे नौकर हो कि कोई, तो नौकर जो है कि मालिक के ऊपर तो बात कर नहीं सकता। फिर गार्जियन हैं या फिर बाहर से किसी चीज़ का दबाव डाला जाए उसे, जिससे क्या हो कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसकी आज़ादी छीनी जा रही हो, ऐसी भी हो सकते प्रतिबंध। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसा कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। अब प्रतिबंध ऐसे लगा जा सकते हैं जैसे शासक जो होते हैं उनकी ताकत का हमें पता लगता है कि हम उनसे क्या है कि लड़ नहीं सकते, या उनसे किसी चीज़ का हम कह सकते बगावत नहीं कर सकते, तो पूरी पावर वो लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वतः बाहरी शक्ति लग जाएगी, बलपूर्वक भी हो गया और बाहरी शक्ति सरकार द्वारा लगा के वो क्या कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे। ऐसे प्रतिबंध औपनिवेशवाद शासकों ने यह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था में लगाया था। और ये ऐसा जो वो लगा था प्रतिबंध, वो दक्षिण अफ्रीका में लगा था रंग भेद। जैसा कि नेल्सन मंडेला हैं, इसमें आपने देखा था नेल्सन मंडेला ने कम से कम 28 साल जेल में रहे थे और गोरे काले के भेदभाव को मिटाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था, जो उन्हें खुद नहीं पता चला था वो कब बाहर आए। इतना समय वो अपने में डूब गए थे, सर्च सारा चीज़ वो लिखते थे अपनी बुक में, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है सब, बस खाली वो इसी से ही लड़ना चाहते थे। ये जो रंग भेद वाला हिसाब था गोरे कालों का साउथ अफ्रीका में। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम बनी है। अंडरलाइन कर लेना, जो है ये लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या है, एक जरूरी माध्यम बनाई गई है, मानी गई है इसे। लेकिन स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकता है। कह रहे स्वतंत्रता का जो प्रतिनिधित्व है सामाजिक जो समाज है उसकी असमानता के कारण भी हो सकता है, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं। कह रहा कि समाज में भी क्या है, असमानता होती है, गरीब अमीर की होती है कि, लेकिन एक दूसरे से अगर कभी कभी क्या होता है उजल रहे होते तो उसकी अगर कोई किसी से जलन रखता है तो वो उसको रोकना चाहेगा। जैसे किसी का कोई धंधा पानी चल रहा है तो उसको बाहर से दूसरे के थ्रू सोर्स लगा के उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, या किसी भी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अंकुश लगा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाता है। जो थे ये सुभाष चंद्र बोस, इनका जो था, जो कहते हैं कि बगावत करते थे, वो ऐसे प्रतिबंधों के खिलाफ थे जो आज़ादी ना दें। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?
अगली हेडिंग आती है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। कह रहे किसी चीज़ की रुकावट की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो देखते हैं, हम ऐसी दुनिया में भी नहीं रह सकते जिसमें कोई बंद ही ना हो। जैसे कि किसी चीज़ के लिए रोक टोक ना हो, तो ऐसे भी दुनिया में हम नहीं रह सकते, क्योंकि सारी आज़ादी से अगर हम काम करेंगे तो मार झगड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा। किसी न किसी चीज़ की लिमिट में तो रहना ही पड़ता है। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। जब जहाँ पर किसी चीज़ का प्रतिबंध ही नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होंगे, आपस में सारे के सारे लड़ना शुरू कर देंगे। अगर किसी चीज़ पर प्रतिबंध ना लगाया गया तो समाज क्या होगा कि एकदम मतलब गड्ढे में चला जाएगा, गर्द में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच मत मतांतर हो सकता है, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या हो सकता है कि आपसी टकराव हो सकती है। उन दो सबकी सोच में भी अंतर होता है। तो अगर वो अब जैसे हमने किसी चीज़ के लिए लिमिटेशन दे दी, मानो अगर किसी चीज़ पे हमने रुकावट की है, अब वो एक के लिए तो अच्छा हुआ लेकिन दूसरे के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा फैसला करना पड़ेगा कि मतलब इसको भी कुछ समझौता करना पड़े और उसे भी सैक्रिफाइस, मतलब दोनों को ही करना पड़े। अगर एक सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरे के तो फायदे हो जाएंगे, दूसरे का क्या है मज़ा हो जाता है, फिर वो उसको लगेगा कि नहीं मैंने सैक्रिफाइस किया तो इसने नहीं किया। इसलिए बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जिसमें दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़े और एक दूसरे के ऊपर कोई वो नुकसान ना हो। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, समाज में असहमति उभरने के कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एक के पास ज़्यादातर हुआ तो दूसरे के पास नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, हर एक चीज़ की कमी लगेगी। और किसी एक ही के पास है तो वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, इससे किसी को सता भी सकता है। और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। जैसा सुना है, देखा ही होगा कि जरा सी भी किसी बात पे हो जाती है तू मैं तो लड़ाई होने का कारण बन जाता है। और सामने वाला अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो दूसरा तो तैयारी होगा कि चलो लड़ाई होगी तो पीटेंगे मारेंगे, अक्सर ही लड़ने के लिए लड़ने मारने पर तैयार होते हैं। सड़क पर गाड़ी चलते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी विशेष फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे कि अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बात पर जानहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद को निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। कह रहा है कि जब तक हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और नियमों को मानेंगे, तब तक क्या है कि हम बिना किसी प्रतिरोध के, जैसे बिना किसी लड़ाई के हम आराम से रह सकते हैं, आज़ादी के साथ हम रह सकते हैं और कम से कम प्रतिबंध उस पर लगेंगे। और यही अगर हम किसी से बहसबाजी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़ा। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को अपनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या है कि अपनी जीने के लिए अपने तरीके विकसित करने चाहिए और अपनी इच्छाओं का पालन करने में उसे सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कह रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में जो मतभेद होता है, विश्वास करना होता है, विचार करना होता है, तो उनके जो विचारों में अंतर आता है उसको भी मानने के लिए हम तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सबका विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा जो हमारी बात नहीं मानते हम उनका विरोध करें, जो हमारे हित में नहीं है उनका हम विरोध करें या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित
किए बिना आपसी अंतरों पर विचार और वाद विवाद हो सके। कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा राजनीति का प्रतिबंधित होने चाहिए जिसमें क्या है कि सुनिश्चित हो सके बिना वाद विवाद के, बिना किसी आरोप के, आपसी बिना टकराव के। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कह रहे हैं कि कभी कभी जब हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें किसी दूसरे विचारों को थोपा जा सकता है कि हमें मानना है तो भी यही मानना, नहीं मानना तो यही मानना है। ऐसी स्थिति में हम अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ओर भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कह रहे ऐसे टाइम में हमें क्या है कि जो स्वतंत्रता के कानून की क्या है, हमें रक्षा करने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, संरक्षण के लिए और ज़्यादा कानून की ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और अतोचितपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्य पूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी भारी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। अब अगली हेडिंग हमारी आ रही है हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य। कह रहे हैं ऐसे में हम किसी के भी कारोबार में हम क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य। यार किसी भी व्यक्तिगत समूह में या व्यक्ति में स्वतंत्रता में क्या हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य मिल गया था। ठीक है, आत्मरक्षा है, इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। किसी चीज़ में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, जैसे तुम्हारे पर्सनल उसमें मामले में, तो ये आत्मरक्षा के तौर पे तुम उसका क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के अनुचित पूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। कह रहे हैं इस शक्ति का उपयोग करके हम किसी को क्या कर सकते हैं, हाँ, किसी नुकसान से बचा सकते हैं। जैसे उसका कोई नुकसान हो रहा है तो उससे हम उसको बचा सकते हैं। मिल ने तो पहले हम ये बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, उदारवाद, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदारवाद क्या कहता है? जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप से उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक। देखा जा सकता है, उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तभी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेता है। कह रहे विचारवाद जो है उसको कभी भी व्यक्त करने का वो पक्ष लेगा ही। विचारधारा जो होगी उदारवाद की, उसमें पक्ष लेगा ही लेगा, देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेता है।
किसी से भी नाराज होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी क्या करेगा, उसका भी पक्ष लेगा कि वो अपने विचार रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और ना ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है। कह रहे हैं उदारवाद इतना ही नहीं है, ना ही एक आधुनिक विचारधारा भी है जो सहिष्णुता का समर्थन करती हो। जो कि विचारवाद, जो ये उदारवाद है, क्या है कि एकमात्र आधुनिक विचारधारा ही नहीं है, ये क्या है, जो सहिष्णुता का समर्थन करती हो। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि उसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। जो उदारवाद में असली जो क्या है कि वो इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, व्यक्ति होता है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसे इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। यानी उदारवाद का क्या है, किसी भी इकाइयों में अपने आप का कोई महत्व नहीं है। अब उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उनके लिए जब इन सब का महत्व तब होता है जब हम उसका महत्व देंगे, नहीं तो वो उसका कोई महत्व नहीं समझते। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता के जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते थे। जो ये उदारवादी था, और मूल्यों से जैसे कि इन्हें ज़्यादा वरीयता मिलती थी। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता में भी संदेह को नज़र से देखते थे। उसमें जो इनकी जो जैसे कि कोई सत्ता है, राजनीतिक सत्ता में भी क्या है, वो संदेह की नज़र से देखते हैं आमतौर पर। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमि का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य के भूमि को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपाय की जरूरत है। मिल ने यह एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। स्वसंबद्ध जो वो कार्य होते हैं जैसे किसी एक काम को करने वाले इंसान पर पड़े। परसंबद्ध जैसे कि परसंबद्ध जो होते हैं कि अगर हम वो कार्य कर रहे हैं, कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर हम करें, हम जैसे हमने पार्टी कर ली, अब हम तो पार्टी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी का साउंड हो रहा है, पार्टी से हमारे पड़ोसी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो ये दूसरे पे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, मतलब स्वसंबद्ध, जिससे खुद को किसी को लाभ होगा। और या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। कह रहे हैं कि अगर जिससे कुछ काम तुम कर रहे हो जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिसने बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब जैसे पार्टी होती है, शादी ब्याह अगर चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मैरिज हॉल वगैरह होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि 10 बजे के बाद म्यूजिक डाउन कर दिया जाए, वरना पुलिस वाले। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसान से बचाए। अगर तुम्हारे वजह से किसी को नुकसान होता है तो वो तुम्हें जेल डाल सकता है, तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। क्या नुकसान मतलब कि? तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। जैसे पार्टी वगैरह में देखा है आपने कि बड़े बड़े हैवी साउंड लगा देते हैं और आस पड़ोस में अगर कोई मरीज होता है, हार्ट अटैक का मरीज हो, तो उसके वाइब्रेशन से क्या होता है, उन्हें नुकसान होता है। और रात लेट नाइट तक अगर पार्टी करते हैं
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पास पड़ोस में किसी सोने के लिए डिस्टर्ब होता है, उनकी शांति भंग होती है। और जिससे क्या है कि आजकल पुलिस वालों ने और सरकार ने भी कहा है कि 10 बजे के बाद साउंड आप नहीं चला सकते किसी भी पार्टी में। चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है, जैसे कि उसकी अवहेलना हो रही हो जहाँ पे, उस वजह से उसे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। अगर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि अगर साउंड वाइब्रेट साउंड है और कोई हार्ट अटैक का मरीज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि उसकी डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा बेस वाले साउंड अगर चलाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर रोक लगा सकती है, डीजे पार्टीज़ पर रोक लगा सकती है। और बाहर, जैसे अभी कोरोना काल में बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया था, जैसे एक दूसरे से डिस्टेंस, तो क्यों, जैसे अगर कोई है संक्रमित व्यक्ति है तो उससे किसी और को फैल सकता है, इसलिए क्या है कि उसे बैन लगा दिया था कि डिस्टेंस बना के रखें। छोटी मोटी हानि के लिए मील कानून की ताकत को जहां केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। अब जैसे अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप अकेले बहुत तेज़ साउंड बजाते हो तो आस पड़ोस के भी जो दूसरे तीसरे फ्लोर पर लोग रहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाली नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। अब जैसे कोई बातचीत कर रहा है और हाई फुल साउंड में अगर वो बजा रहे हैं आसपास में, तो क्या होगा कि उसकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं देगी, क्या बात कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आएगा। इस वजह से बड़ी दिक्कत होगी। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी। करें छोटे छोटे नुकसान में क्या है, सामाजिक मतलब उसका एक तरह से बहिष्कार करने के तौर से हो सकता है, जैसे कि उसको सम्मान ना देना, उसको किसी चीज़ के लिए रोकना, ये सब पुलिस की ज़रूरत नहीं है। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर कानूनी सख्ती के प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं। कह रहे जब किसी व्यक्ति को यह गंभीर नुकसान पहुंचा दे तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए, या फिर स्वतंत्रता के लिए क्या है, समाज को थोड़ी सी असुविधा सहनी पड़ेगी। लोगों को विविध जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगें। कह रहे तब तक, कह रहे दृष्टिकोण, जो विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों का सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। जब तक दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए तब तक क्या है, वो सही है। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाल ले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम दूसरों को नुकसान कर सकते हैं, दूसरे का किसी भी तरह से, मतलब दूसरे का हम डिस्टर्ब करना या नुकसान करना भी क्या होगा, ये क्या स्वतंत्रता नहीं है। घृणा का प्रचार, गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों का प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। कह रहे प्रतिबंध भी अगर किसी पे लगाएं तो ये ना हो कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाए, आज़ादी किसी की ना छीने। उदाहरण के लिए जिनसे किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, या कोई सभा आयोजित करके उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। या तो उसके कुछ अधिकार में कटौती कर सकते हैं, या जहाँ पे वो आके प्रचार करता है उसको प्रचार करने से बैन कर सकते हैं, या बहुत सी चीज़ें हम उसको रोक सकते हैं। और जैसा कि
हम उसे जरा अगर ऐसे प्रचार कर रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत है, तो उसको हम उम्र कैद नहीं दिला सकते, जेल में नहीं बंद करवा सकते। पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल तरीके से कोई समस्या हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। मतलब एक सही उचित मात्रा में सही हो, जिससे कोई ज़्यादा मतलब किसी की हानि ना हो। अगर कोई प्रतिबंध भी लगाया जाता है तो किसी की आज़ादी ना छीने, किसी की स्वतंत्रता में नुकसान ना हो। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो और ना ही असंतुलन हो, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगा। जब हर एक चीज़ में प्रतिबंध लगाते जाएंगे तो एक समय क्या होगा कि ये स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो हर एक चीज़ में रोक लगा रहे हैं। तो स्वतंत्रता तो वैसे भी खत्म हो गई, क्योंकि आज़ादी नहीं मिली, किसी चीज़ की स्वतंत्रता ही नहीं लोगों को मिल रही है, तो क्या करेंगे, वो तो उनकी पूरी तरह से स्वतंत्रता चली गई। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव जो हेडिंग है, ये हम अगले इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।